आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा यहाँ आई है, तो इन सभी साथियों के अंदर नया जोश भरा है। जो यात्रा उद्देश्य लेके निकली है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, उसमें कहाँ तक पूरी हो पाएगी? देखो, मैं एक बात बताऊं, जो जितने भी पीछे की आप सरकारों की जितनी भी आप डिबेट या चर्चा लोकसभा के अंदर देखोगे ना, हमारा संविधान तीन चीज से पे ही ज्यादा दौड़ता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आप लोकसभा की डिबेट उठा के देखो और विधानसभा की डिबेट उठा के देखो, उसमें कितने घंटे इन तीन मुद्दों पर चर्चा हुई है? कोई चर्चा नहीं है। और देश के अंदर पहली बार हुआ है ऐसा कि विपक्ष के 1032 क्वेश्चनों को खारिज कर दिया गया। मतलब उनको पढ़ाई नहीं गया, उनको रफ के अंदर डाल दिया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन ये भगत सिंह, ये जो एक क्रांतिकारी संगठन है, ये प्रगतिशील लोगों का एक संगठन है। इनका आप एक डिग्री उठा के देखोगे ना आप, ये पीएचडी, नेट, जेआरएफ क्लियर, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये चाहते हैं तो प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन एक आदमी का सक्सेस होना, जो पीछे जो मजदूर है, जो देश के बनाने में किसान का योगदान होता है, मजदूर का होता है, विद्यार्थी का होता है, उनकी बदतर हालत है। लेकिन एक यदि ठंड के अंदर सो गया तो देश का हालत या खुशहाली से नहीं हम आप आंक सकते। हम तो इनको धन्यवाद देते हैं कि इनके पास ना कोई धनाढ़े सेठों है, उनका आशीर्वाद है, ना कोई इनके ऊपर राजनीतिक जो लोग हैं, जो चोर हैं आज, जिनको भगत सिंह आम भाषा में बोलते थे काले अंग्रेज, है ना, है ना, है ना, हाँ, दलाल, है ना। तो भगत सिंह जिनको बोलते थे आम भाषा में कि काले अंग्रेज, काले अंग्रेजों का कोई इनको सहयोग नहीं है। मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा कि देश कहाँ जा रहा है, किस ओर हवा जा रही है। सांप्रदायिकरण दंगे हो रहे हैं, है ना, युवाओं की कोई नीतियां नहीं बन रही हैं, किसान 750 खत्म कर दिए, खिलाड़ी मेडल लाए हुए हैं दिन रात। सर एक चीज और मैं बीच में पूछना चाहता था आपसे, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान अभी आपने बोले शहीद हुए हैं। राजीव गांधी युवा मित्र धरने में एक साथी 2 साल लाल सोट से वो शहीद हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भाजपा सरकार से बात मनवानी हो तो किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ता है। देखो, शहीद आजम भगत सिंह की एक विचारधारा रही थी कि क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जरूरी है जब सरकारें सो जाएं, जाग जाएं, तो गूंगे और बहरों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, और वो धमाका यूथ ही करता है। रही बात शहीद होने की, तो वो एक गरीब परिवार से है। एक किसान की आमदनी दिन की 30 रुपए हो गई है आज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकसभा के अंदर भी एक डाटा आया, उसके अंदर ये हुआ है कि किसान की आमदनी 30 रुपए हुई। अब उस 30 रुपए दिन की आमदनी किसान का बेटा है, वो घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। दो चीजें, दो डाटा सामने आया है। मतलब गरीब और अमीरी की इतनी लंबी खाई बढ़ी है, इतनी गैर बराबरी हुई है देश के अंदर कि कोरोना के बाद एक तरफ बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो 2% लोग हैं, उनके पास इस देश की 99% संपत्ति पे अधिकार हो गया। और जो 99% लोग हैं, उनके पास इस देश की 1% जो आमदनी है उस पर कब्जा है। तो कितना गैर बराबरी हो रहा है। अब कोई भी एक मेरी बात सुनो, यहाँ से जाने के बाद आप यूट्यूब लोग हो, प्रगतिशील लोग हो, आप छोड़ो सरपंच का एक बार इंटरव्यू लेने जाओ आप गांव में कि सरपंच का बेटा पढ़ाई कहाँ कर रहा है। उनका बेटा इटली मिलेगा आपको, उनका बेटा दिल्ली के बड़े कॉलेज में मिलेगा, जिनका हमने नाम ही नहीं सुना है। उनका नाम इसलिए हमने नहीं सुना क्योंकि वो अमीरों के लिए कॉलेजें बनाई गई है ना। आप तमाम जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो लीडर होने का दावा करते हैं, जो किसानी करने का दावा करते हैं, उनको एक बार घर पे चेक करना आप एक बार कितना गैर बराबरी। और फिर उनको एक बार यहाँ से चेक करो आप, इनके घरों में कितना अंधेरा है ना। इनके आपको प्रत्येक परिवार में आपको कर्जा मिलेगा, बैंक से कर्जा वाली मिलेगा। ये वो किसान के बेटे हैं जो दिन रात, हम कहते हैं ना, कौन बनाया इस देश को? गरीब मजदूर किसान ने बनाया इस देश को। उस गरीब किसान मजदूरों के बेटे यहाँ बैठे हैं। आजादी, असल में आजादी नहीं मिली है, आजादी काले अंग्रेज आज राज कर रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था विभिन्न रूपों में आएंगे, वो आप पे छाएंगे, वो आपको लूटेंगे, वो आपका शोषण करेंगे। तो शोषण हर तरफ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। यदि अपोजिशन की यदि भूमिका निभाई है ना, तो अपोजिशन ने नहीं निभाई है लोकसभा के अंदर, वो निभाई है जेएनयू, जामिया मिलिया उस्मानिया स्टूडेंट ने निभाई है। सड़कों पे मुकदमे खाए। देखो, पीएचडी, नेट, जेआरएफ को बाहर आके जगाना पड़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इनको बाहर आके ये कहना पड़ रहा है। और आपको आश्चर्यचकित होगा, AIM है, इंस्टीट्यूट है, वो ये कह दिया, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, उसने ये कह दिया कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। यानी सबसे प्रतिष्ठित जो संस्थान है, उनको रोजगार नहीं है। तो बहुत बुरी दशा के अंदर चला गया हमारा देश। तो ये जनता की तो कमी नहीं है, तो सरकार की कमी है। देखो, जनता की भी कमी है इसके अंदर कि वो मैच्योर नहीं हुए, वो कंसियंस नहीं है, जागरूक नहीं है। जनता के जागरूक कैसे होंगे? जागरूक होंगे एक प्रॉपर एजुकेशन से। वो एजुकेशन आज आम तबके तक नहीं पहुंच पा रही है। एक सीधा सा सवाल, छोटा सा, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना है?
एनईपी जो लेकर आया है, एनईपी देखो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये बात है कि आज के अंदर क्या होता है, आप रोजगार लो, रोजगार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन रोजगार से पहले आपको एक चीज पे कंसियंस होना पड़ेगा कि उस रोजगार के अंदर नीति क्या है, क्या नीति निर्माण है, उस नीति निर्माण को निपटा। उनका दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनईपी लेके आया, उसके अंदर 1-2% यूथ ने उसको पढ़ा है। एनईपी आने वाले दिनों पे सीधा सा सीधा खतरा है शैक्षणिक संस्थानों पे। एनईपी क्या कहता है? एनईपी ये कहता है कि जिस स्कूल के अंदर हमारा एक संविधान कहता है कि 25:1 यानी 25 स्टूडेंट पे एक टीचर रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जिस स्कूल के अंदर 25 बच्चे हैं ना, उसको हम खत्म कर देंगे, मतलब उसको एक मार्ज करके एक हब स्कूल खोलेंगे, कॉम्प्लेक्स स्कूल खोलेंगे जिला लेवल पर। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो 25 स्टूडेंट स्कूल के अंदर हैं, उसके अंदर आप टीचर की कभी संख्या चेक किया? आजादी के बाद वो 25 टीचरों में एक 25 विद्यार्थियों पे एक टीचर बैठा है, वो देखो सामने बैठे। आज स्कूलों के अंदर 1 लाख स्कूल हिंदुस्तान की ऐसी है जिसके अंदर एक टीचर के सहारे चल रही है। वो देखो वो बैठे हैं ना, वो धरना दे रहे हैं, वो नतीजा है। हमारी ढाणियों, हमारे गाँव में बीपीएल के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वहां टीचर ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे जी? वो कैसे, वो जयपुर का सफर तय कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते। बहुत असमानता लाती है एजुकेशन के अंदर। तो प्रॉपर यदि एजुकेशन बांट देंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा इनके बच्चों को हम एयरपोर्ट पे ही कर लेंगे, इंडोनेशिया कैसे जा रहा है तेरा बेटा, हमारे टैक्स से इंडोनेशिया जा रहा है पढ़ने के लिए, हमारे टैक्स से बड़े बड़े कैम्ब्रिज इंडस्ट्री है, इन संस्थानों में जा रहा है। इसके लिए जागना पड़ेगा, कोई किसी न किसी को तो आगे आने पड़ेगा। लड़ाई लंबी है, श्योर लंबी है, लेकिन हताश कैसे हो जाए। इस यात्रा के निकलने से जिस ये तरह से हमारे मुझे कई लगता साथी है जो कि बात कर रहे हैं, भगत सिंह हमारे दोबारा देश ये ने पैदा पहले कहा था करेंगे, कि अभी एक तो काम भगत सिंह हमारे को बीच में बनाने मीडिया का वाले काम साथी ये भी यात्रा उपस्थित हैं। करेगी और दोबारा। बाहर से जो देखो हमारे भगत जन अधिकार यात्रा वाले साथी हमारे अभी तक हमारे बीच में उपस्थित भगत है। सिंह हमारे दिल और दिमाग में हमारे देश का हीरो था, आपसे लेकिन निवेदन है भगत कि सिंह कोई को साथी बाहर मत जाए खत्म अभी। करने का जो तरीका था इनका, वो आज 2014 के बाद से इनका शुरू हो गया था। सावरकर चिड़िया पर बैठ के जाता है, कर्नाटका के स्कूल में पढ़ाने लग गए। तो वो जो जिनका कोई योगदान ही नहीं था आजादी की लड़ाइयों में, जिनका कहीं भी किसी भी आपको उनको मतलब वो महापुरुष सभी सिद्ध साथी कर रहे बैठ हैं, जाए, अभी जो जिनको खड़े हैं वो नकार भी। दिया था देश की जनता ने कब के, उनको आज किताबों के थ्रू लाया जा रहा है। और भगत सिंह जो युग था, उस युग की देखो, एक भगत सिंह को आप खत्म नहीं कर सकते। भगत सिंह एक विचारधारा था। जब भी असमानताएं बढ़ेगी, जब भगत सिंह का नाम लेके आपको बढ़ना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन का था। आज थोड़ा सा तरीका बदल गया, राम को लेके आ गए हैं। अब स्टूडेंट को कौन समझाएगा? राम तो व्यक्तिगत मसला है, राम से लड़ाइयां नहीं जीती जाएगी। ये हमारा धार्मिक मसला है, क्योंकि राम को मानना नहीं मानना ये हमारे बाप दादा थे, बाप दादाओं के बाप दादा थे, हमारी पीढ़ियां राम को मानती आई हैं। लेकिन ये मसला सार्वजनिक नहीं था, ये हमारा व्यक्तिगत मसला था। लेकिन अब लड़ाई कोई भी हो देश के अंदर, जीती है तो भगत सिंह के विचार से जीती है। किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए तो उनके हाथों में बुक भगत सिंह का था, ट्रैक्टर पे भगत सिंह का फोटो था, शाम को भगत सिंह के इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। वो नारे लगाते लगाते 750 लोग शहीद हो गए। और नरेंद्र मोदी को डर कहाँ लगा? भगत सिंह के नारे लगा रहे हैं, इनके हाथ में भगत सिंह है। तो भगत सिंह के उस विचार से नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा, वो बता रहा था, तानाशाह 56 इंची हूं, रोया था देश के अंदर आके। तो भगत सिंह की सोच से रोना पड़ेगा अब लगभग लोगों को, जिस लूटते हैं वो। जिस तरह से आज का युवा राम और काम में अंतर नहीं जान पा रहा है, तो ये यात्रा राम और काम में अंतर जानने का काम करेगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। राम मैं बार बार कह रहा हूं कि राम का पेटेंट मत करो। राम 5000 साल की जो संस्कृति है, उसका इतिहास राम है। राम कोई आज से नहीं आया, नहीं नया नहीं आया। हमारे बुजुर्गों ने राम के बारे में बताया। 5 साल का बेटा आरती करता है राम का। तो ये राम को नहीं समझा सकते हमें कि राम होता क्या है। ये हमें पैदाइशी में हमें समझने का मौका मिलता है। आपका काम इतना ही है, जो संविधान हमारा कहता है कि रोजगार देना सरकार का काम है, शिक्षा देना रोजगार का काम है, उसके ऊपर आप काम करो। साहब 200 टॉप यूनिवर्सिटियां हैं वर्ल्ड की, उसके अंदर हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। उस पर चर्चा करो ना, कभी डिबेट करो लोकसभा के अंदर, तब सच्चाई सामने आएगी। आपका परिचय बता दीजिए। कपिल कॉमरेड नाम है साहब, एसएफआई जिलाध्यक्ष जयपुर से। तो ये थे हमारे साथ कपिल कॉमरेड, एसएफआई जिलाध्यक्ष, जिन्होंने भर भर के सरकार को समझाया है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यही दे दो सरकार, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए, कि या फिर भगत सिंह बनने के लिए ये देश का युवा तैयार है। इसी के साथ कैमरामैन कृष्ण मुरारी के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं द लाल समाचार।